ये वीडियो इस वक्त पूरे इंटरनेट पर वायरल है। इस वीडियो में ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं पैगंबर मोहम्मद के वंशज और उनके बगल में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सवाल है कि ये ड्राइविंग करके पीएम मोदी को कहां लेकर जाया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूं कि पूरा मामला क्या है, 3 मुस्लिम मुल्कों में कैसे खेला हो गया है। और रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहला कि पैगंबर के वंशज मोदी को ये कहां ले गए। दूसरा देखिए, क्या मोदी ने 3 मुस्लिम मुल्कों में खेला कर दिया है। तीसरा देख लीजिए, जॉर्डन के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे अनोखी ताकत कौन सी है। चौथा है, कितनी आलीशान जिंदगी जीते हैं ओमान के सुल्तान, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। और 5वां है, इथियोपिया की ताकत क्या है जो कभी गुलाम नहीं बना और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले नक्शा समझिए। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त 3 देशों के दौरे पर हैं। भारत से वो सबसे पहले जाते हैं जॉर्डन। आपको वो जॉर्डन दिखेगा इजराइल के जस्ट बगल में। और जॉर्डन की ताकत यही है कि जॉर्डन की जो सीमाएं हैं वो देखिए इजराइल से भी लगती है, वो लेबनान से भी लगती है। किस तरीके से वो जो मेजर देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जॉर्डन एक शांति का पैगाम लाता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जाते हैं भारत से जॉर्डन, जॉर्डन से आते हैं इथियोपिया, अफ्रीका का ये देश, और इथियोपिया से ओमान। ये देखिए, सऊदी अरब के पास यूएई से उसकी बॉर्डर लगती है, यमन से उसकी बॉर्डर लगती है ओमान की, और ओमान से वापस भारत आएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन 3 मुस्लिम मुल्कों को देखिए। आपको पता है कि कैसे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान सबसे ताकतवर हैं। फिर अगर आप देखते हैं कि हमेशा इजिप्ट की भी बात होती है सबसे ताकतवर अमीर देशों में। फिर अगर आप ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में कैसे सालों से अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन हो। इसी बीच में आखिरकार मोदी जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान क्या करने गए हैं, मकसद क्या है, वही मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले ये वीडियो, ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन पहुंचते हैं तो वहाँ के जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं वो उनको खुद गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। और उसके बाद आपको पता है क्या होता है, इस वीडियो ने लिटरली इंटरनेट ब्रेक कर दिया है कि वो खुद जो है क्राउन प्रिंस, वो खुद गाड़ी चलाते हैं, बगल में प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं और फिर वो ड्राइव पे जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर इथियोपिया से आई, जहां पर प्राइम मिनिस्टर खुद मोदी को अपनी गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइव करके उनको आगे ले जाते हैं। अब सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, वीडियो आपने देख ली है। ये देखिए, ये किंग है, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन के। अब थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ क्या करने गए हैं। ये जो मुस्लिम मुल्क हैं उनकी खासियत क्या है, उनकी ताकत क्या है। और देखिए, सर्वोच्च सम्मान मोदी को वहाँ पर मिला है और पहले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने इथियोपिया का ये सर्वोच्च सम्मान पाया है। तो देखिए कैसे क्राउन प्रिंस ने खुद पीएम मोदी को ड्राइव दी है, खुद गाड़ी चलाकर उनको म्यूजियम तक पहुंचाया जॉर्डन में। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद के 42nd पीढ़ी है। कैसे इसके पीछे की कहानी भी अब मैं आपको बताऊंगी। 1921 से इसी परिवार का जॉर्डन पर राज है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के आलिशान हुसैनिया पैलेस में मुलाकात होती है और इसकी भी एक अपनी लंबी कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, 15 दिसंबर को पीएम जॉर्डन जाते हैं, 16 दिसंबर को इथियोपिया, 17 दिसंबर और 18 को अब वो ओमान की यात्रा पे है। सबसे पहले आप देखिए कि जॉर्डन की कहानी क्या है। ये कहानी एक बेटी से शुरू होती है और एक ताज तक पहुंचती है। पैगंबर मोहम्मद की नस्ल उनकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा से चली। फातिमा की शादी हुई पैगंबर के साथी और चचेरे भाई हजरत अली से। अली के घर 3 बेटे हुए, एक मोहसिन जो बचपन में चल बसे और 2 जिनके नाम ने इतिहास बदल दिया, हजरत हसन और हजरत हुसैन। हसन और हुसैन की औलाद शरीफ और सैयद कहलाती है और इसी सिलसिले से जुड़ता है जॉर्डन का शाही खानदान। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस का वंश हजरत हसन के बेटे हसन इब्न हसन तक जाता है, यानी आज का ताज सीधा पैगंबर मोहम्मद की नस्ल से जुड़ा है। अब कहानी मोड़ लेती है 1916 में। अरब विद्रोह आया, उस्मानी तुर्कों के खिलाफ
मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली ने अरबों का नेतृत्व किया। उनका एक बेटा बना जॉर्डन का शासक, दूसरा बना सीरिया और इराक का राजा। 1921 यानी 1921 में बना ट्रांस जॉर्डन। 1946 में जन्म हुआ हाशमी किंगडम ऑफ जॉर्डन का और तब से आज तक एक ही खानदान की हुकूमत है। राजा अब्दुल्ला प्रथम ने जॉर्डन को आधुनिक देश की राह दिखाई। उनके बाद आए राजा तलाल और फिर सत्ता संभाली राजा हुसैन ने। 1952 से दशकों तक उन्होंने जॉर्डन को स्थिरता दी। 1999 में उनके बाद ताज पहुंचा राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सर पर, जो आज भी जॉर्डन के शासक हैं। और अब वर्तमान की बात करते हैं तो क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय, जन्म 28 जून 1994 अम्मान में, राजा अब्दुल्ला द्वितीय और रानी रानिया के सबसे बड़े बेटे। सैंडहर्स्ट में मिलिट्री ट्रेनिंग ली, जॉर्ज टाउन से इतिहास की पढ़ाई की, जॉर्डन आर्मी में मेजर रहे। 2009 में शाही फरमान से क्राउन प्रिंस बने, 2023 में शादी और 2024 में पिता बने और कई बार देश के कार्यवाहक शासक भी। यानी ये सिर्फ एक प्रिंस नहीं है, ये एक वंश है जो बेटी फातिमा से चला और आज जॉर्डन के ताज तक पहुंचा। क्योंकि इतिहास देखिए आज भी जिंदा है। देखिए, कहा जाता है कि जॉर्डन के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे अनोखी ताकत है, क्योंकि ज्योग्राफिकली देखें तो जॉर्डन की जो जहाँ पे वो प्लेस्ड है, जैसे उसकी सीमाएं मिलती हैं, और जॉर्डन हमेशा से शांति का मध्यस्थ रहा है, यानी उसने मध्यस्थता करवाई है। किंग अब्दुल्ला सेकंड और प्रधानमंत्री जफर हसन से मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं तो किंग अब्दुल्ला सेकंड का परिवार 1400 सालों से शासन कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर देखिए, हशेमाइट परिवार के रूट्स पैगंबर मोहम्मद के परिवार से मिलते हैं। हशेमाइट किंगडम ने अक्सर अरब के संघर्षों में मध्यस्थता की है और वो आज तक बरकरार है। जॉर्डन कभी भी किसी की लड़ाई में नहीं जाता है, इजराइल के एकदम पास है। और आपको पता है इजराइल फिलिस्तीन कितना ज़्यादा, ये जो दोनों मुल्क हैं वो हमेशा से संघर्ष में रहे हैं। जियोपॉलिटिकल हब है जॉर्डन और सीमाएं इराक से मिलती है, सीरिया से मिलती है, इजराइल से मिलती है, फिलिस्तीन से, वेस्ट बैंक से, इन सब से मिलती है। तो देखिए, इस तरीके से जॉर्डन की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और भारत से जॉर्डन के रिश्ते बेहतर होना ये हर सेक्टर में एक बेनिफिशियल बात है दोनों के लिए। अब देखिए कितनी आलीशान ज़िंदगी जीते हैं ओमान के सुल्तान। अभी प्रधानमंत्री मोदी ओमान जाएंगे, लेकिन ओमान के सुल्तान हमेशा चर्चा में रहते हैं। ओमान के सुल्तान हैं हेथम बिन तारिक अल सईद। 11 जनवरी 2020 से ओमान के सुल्तान हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। जन 1955 में मस्कट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। सुल्तान की शादी अहाद बिन अब्दुल्ला से हुई, 4 बच्चे हैं, इनकी एक ही बीवी है। ओमान में 6 बड़े और पारंपरिक डिज़ाइन वाले महल हैं और उन सब की संपत्ति, उन सब के राजा सुल्तान हैं। अल आलम पैलेस सबसे पुराना, 200 साल पुराना ये पैलेस है। सोने और नीले रंग की दीवारें हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स यहाँ पर ठहर चुके हैं। $100 मिलियन की संपत्ति है ओमान के सुल्तान की। लंदन और दक्षिणी इंग्लैंड में उनका घर है, यानी संपत्ति के मामले में, लाइफस्टाइल के मामले में बेहद अमीर है। फिर आप देखिए, शाही यॉट है, रॉयल फ्लाइट के 7 सरकारी प्लेन हैं, अरबी घोड़े हैं, उनको शौक है अरबी घोड़ों का, रोलेक्स घड़ियों का शौक है और इनफैक्ट गिफ्ट भी करते हैं वो आगे। अब आप ये जानिए कि अपने सुल्तान के बारे में तो देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन और इथियोपिया में क्या करके आए हैं। भाई ओमान तो अभी जाएंगे, लेकिन देखिए जॉर्डन में ये 5 बड़े समझौते कर आए हैं। टेक्निकल कॉरपोरेशन में एक MOU साइन हुआ है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ये आगे बढ़ेगा। MOU ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तीसरा है ट्विनिंग अग्रीमेंट बिटवीन पेट्रा एंड एलोरा। चौथा है रिन्यूअल ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे जॉर्डन और भारत के बीच में। 5वां है लेटर ऑफ इंटेंट ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सोल्यूशन, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे इस युग में दोनों देश साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 MOU और एग्रीमेंट जॉर्डन से साइन हुए हैं। अब इथियोपिया में क्या हुआ है? इथियोपिया में देखिए कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस दिया जाएगा। एस्टैब्लिशिंग डेटा सेंटर एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी फॉरेन अफेयर्स में एक उनका डेटा सेंटर खोला जाएगा। कैसे
यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग से और ज़्यादा दोनों ही देश उससे अपना रिलेशन बढ़ाएंगे। साइनिंग ऑफ द MU ऑन डेट रिस्ट्रक्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इथियोपिया अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क। स्कॉलरशिप दी जाएगी दोनों के छात्र हैं दोनों ही देशों के। स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ इथियोपिया। इंडिया टू हेल्प ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ द महात्मा गांधी हॉस्पिटल इन अदीस अदाबा। और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पर इथियोपिया में, तो उसको और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। तो ये मोटा मोटा पूरा मामला हुआ है। अब देखिए, ओमान जहाँ पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पर भारतीयों की संख्या लगभग 7 लाख है। वहाँ पे बहुत भारतीय रहते हैं और ओमान और भारत के बीच में एक अंडा कनेक्शन भी है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। भारत रोज़ाना तकरीबन 32 करोड़ अंडों का प्रोडक्शन करता है। हिस्सेदारी अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितना अंडों का प्रोडक्शन होता है उसमें तकरीबन 9% जो हिस्सेदारी है वो भारत की है। और इसमें सबसे आगे तमिलनाडु है। तमिलनाडु से अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है भारत के माध्यम से और फिर वो दूसरे देश जाता है, जैसे कि ओमान, कतर, UAE, बहरीन, मालदीव, अफ्रीकी देश खरीदते हैं। लेकिन इन सब में से भी सबसे ज़्यादा जो खरीदता है वो ओमान है। 40% तो सिर्फ ओमान ही आयात कर लेता है। यानी भारत के जो अंडे हैं वो सबसे ज़्यादा ओमान ही जा रहे हैं। किस तरीके से, अब आप इधर देखिए कि इथियोपिया की ताकत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इथियोपिया में मौजूद हैं, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अबिय अहमद से मिलते हैं, वही उनको ड्राइव करके आगे लेके जाते हैं। अफ्रीका का ये ऐसा देश है इथियोपिया जो यूरोपियन देश के आगे कभी झुका नहीं। अफ्रीका का देश जिसे यूरोप गुलाम नहीं बना सका, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1930 से पहले, तो वो वक्त ऐसा था कि यूरोपियन देश कब्जा करना चाहते थे अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि 1930 में इटली का कब्जा हुआ, लेकिन उस वक्त जो शासक हैले सेलासी थे वो वहाँ से भाग गए थे। मुसोलिनी ने कुछ साल के लिए कब्जा किया था, लेकिन फिर उसके बाद भी उस कब्जे का अंत हो गया। इथियोपिया की आबादी करीब 13 करोड़ है और इथियोपिया अपने शासक के लिए जाना जाता है जिनका नाम है मेनेलिक सेकेंड। और मेनेलिक सेकेंड के नेतृत्व इतना मजबूत था कि इथियोपिया कभी गुलाम नहीं बना। तो देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इन 3 पावरफुल मुस्लिम मुल्कों में हैं और वहाँ पर वो स्ट्रेटजी, भारत के साथ रिश्ते और कई माध्यम से बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अब इस पर आगे कितना भारत और उन तीनों देशों के लिए ये एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझौता साबित होता है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।